जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल 2026 के प्रश्नों को शिफ्ट वाइज कर रहे हैं। आज का शिफ्ट है शिफ्ट नंबर 2 7 मई वाले पेपर का। पहला शिफ्ट कंप्लीट करा चुके हैं, पेपर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, जाके जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न। क्लास में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैच के बारे में जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, तो आपको मैथ्स पढ़ने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे रेलवे युग बैच से जुड़कर आप लोग अपना कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए। इस बैच में हम आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाएंगे, यानी कि अरिथमेटिक के साथ साथ आपको एडवांस भी पूरा कराया जाएगा। साथ ही ये बैच हमारा बाइलिंगुअल होने वाला है, तो किसी भी लैंग्वेज के बच्चों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। इस बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ रखी गई है। 99 रुपीज़ में आप लोग कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है, तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। वहाँ से बैच के बारे में और डिटेल प्राप्त कर सकते हैं आप लोग, और बैच में कैसे ज्वाइन होना है वो भी वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो अगर आपको मैथ्स में दिक्कत जा रही है और आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ से मैथ्स पढ़ें, तो आप एक बार इस बैच पर भरोसा करके देखिए। इस बैच में ज्वाइन होइए और आप अपना मैथ्स कंप्लीट तरीके से पढ़ सकते हैं। गारंटी दिलाते हैं, आपको मैथ्स सिखा कर रहेंगे, जीरो टू हीरो बना देंगे। अब आ जाइए यहाँ पर सवाल को देखते हैं। पहला सवाल, अब ये सवाल ऐसा है ना कि आप सिर्फ 2 सेकंड के अंदर पढ़ते ही सवाल को लगा लेंगे, अगर आप सही तरीका जानते हैं तो, है ना। और वही सही तरीका हम आपको यहाँ पर सिखाने के लिए आए हैं। देखिए, सवाल बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, लगाने का तरीका बहुत सिंपल सा होने वाला है। इसमें कह रहे हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 4000 अंकित करता है, मार्क्ड करता है। एक त्यौहार के दौरान वह पहले अंकित मूल्य पर 25% की डिस्काउंट दे देता है। एक सप्ताह बाद अधिक लाभ कमाने के लिए वह छूट प्राप्त मूल्य में, जो छूट दिया गया था उसके बाद के मूल्य पे 20% वृद्धि कर देता है, यानी 20% मूल्य को बढ़ा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई पहले उसने 25% का डिस्काउंट दिया, यानी कि प्राइस को 25% कम किया, फिर प्राइस को 20% बढ़ा दिया। इन क्रमिक परिवर्तनों के बाद वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत आसान तरीका है, आप ओरली अगर सोचेंगे, वो ओरली सोचना हम यहाँ पर आपको बताएंगे। पहले देख लीजिए कैसे करना है इसको। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है, 4000 रुपया, 4000 मार्क किया। पहले तो 25% डिस्काउंट दिया, अगर 25% का डिस्काउंट दे देगा तो 75% में बेचेगा, है ना। 75% का वस्तु हो गया वो, तो 75% यानी डिवाइड बाई 100। फिर इसके बाद 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ाने का मतलब वैल्यू 120 हो जाएगी। भाई कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगा। तो 120 और परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ से आप लोग काट पीट के अपना उत्तर निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन वो स्मार्ट तरीका हम आपको सिखाना चाहते हैं। स्मार्ट तरीका क्या है दोस्तों, थोड़ा सा प्रश्नों को देखकर सोचना सीखिए, नहीं तो कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, है ना। देखिए, हम डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं कि ये 9 का मल्टीपल है। अब आप ढूंढ लीजिए 9 कहाँ दिख रहा है। दिख रहा है, आपको अंतर मन के आंखों से देखना पड़ेगा। इस 75 में 3 है, 25 × 3। इस 120 में भी 3 है, तो इसमें का जो 3 है और इसमें का जो 3 है, ये दोनों मिलकर क्या आपका 9 नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। यानी 9 का मल्टीपल ही हमारा आंसर आने वाला है। 3 4 7 ये 9 का मल्टीपल नहीं होता, 6 3 9 ये 9 का मल्टीपल होता है, 7 3 10 ये 9 का मल्टीपल नहीं होगा, 5 3 8 ये 9 का मल्टीपल नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है। अब आप इसको ओरली कैसे लगाएंगे ये सोचिए। देखिए भाई, 25% छूट दिया मतलब 75% हो गया, मन में ही सोचिए, ठीक है। इसके बाद 20% बढ़ाया मतलब 120% हो गया। तो 75 में भी आपका 3 है, 120 में भी 3 है, 3 और 3 मिलकर 9 बन गया, मतलब 9 का मल्टीपल हमारा आंसर एक ही है। टिक कर दीजिए। बिना पेन उठाए ये सवाल बन जाता आपका, लेकिन तब जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए रहेंगे और इस सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस किए रहेंगे, आपको अप्रोच पता होगा, तब आप कर पाएंगे। वैसे नहीं कर पाएंगे, नहीं तो कैलकुलेशन करते रह जाइए, थक जाएंगे कैलकुलेशन करते करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, सेकंड पर। ये वाला क्वेश्चन भी आपका सिर्फ 2 सेकंड वाला सवाल है ना। इसमें कह रहा है x के स्थान पर क्या रखा जाए ताकि 3 अंकों की संख्या ये जो है 4 से डिविजिबल हो। हमारे पास संख्या क्या दी गई है, 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, इस बीच में कुछ ना कुछ होगा। समझ में आ गई बात। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए, है ना। तो ये संख्या 4 से कट रही है, इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से कटने चाहिए। अगर हम 0 रखते हैं तो 0 2 होगा, 4 से नहीं कटेगा। 4 रखेंगे यहाँ पर तो 42 हो जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। अगर 2 रखेंगे तो 22 हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, सॉरी 4 से नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये 12 हो जाएगा और 12 4 से कट जाता है, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 हो जाएगी।
देखते ही आंसर टिक करना था इसका, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, इसमें भी आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जो लोग प्रैक्टिस किए हैं अच्छे से उनको पता होगा कि 10% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 21%। ये कैसे आता है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर 2 साल का है मतलब 2 बार का चक्रवृद्धि ब्याज है तो यहाँ पर a + b + AB/100। ये सारे तौर तरीके दोस्तों आपको रेलवे युग बैच में सिखाए जा रहे हैं और वो बैच बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं। आप भी उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट मैथ्स, समझ रहे हैं, कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहे हैं 99 रुपीज़ में सिर्फ। चलिए आइए देखिए, तो AB/100 होता है, ये सक्सेसिव फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। देखिए ए भी हमारा 10% है, पहले साल का भी दूसरे साल का भी 10% है, तो 10% इसमें पूरा रखेंगे तो 10 + 10 और 10 × 10/100 यानी कि 100/100, तो 20 + 1 21 आ जाएगा। यानी कि ब्याज हमारा यहाँ पर 21% बना। इसमें यह कह रहा है कि कुल धनराशि की गणना कीजिए, टोटल धनराशि कितनी होगी। टोटल धनराशि का मतलब ये होता है कि मिश्र धन यानी अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो भैया 100%, उस 100% में अगर रेट इंटरेस्ट जोड़ दें हम लोग तो क्या बन जाता है, वो अमाउंट बन जाता है। यानी कि अमाउंट कितना होगा हमारा 121% हो जाएगा। 100% प्रिंसिपल, 21% ब्याज, 121%। तो 121 का हमारा मल्टीपल आ जाएगा जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट आंसर। ये भी ओरली बन जाता है ना, ये भी आपका ओरली बन जाता। क्यों? क्योंकि भैया देखिए यहाँ पर 4000 है, इस 4000 का सिर्फ और सिर्फ हमें कितना निकालना है, 121% निकालना है, क्योंकि यही तो है हमारा अमाउंट 121%। सीधे सीधे आ गया, 2 0 कट गया, 21 चौक 484, सीधे सीधे आंसर आ गया। चलिए इसको देखिए, इसमें कह रहा है एक लेन देन कोड है, ये 13 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। ये कोड जो है 13 से अभी डिविजिबल नहीं है ना, तो 92419 ये हमारे पास कोड है। कह रहा है इसे 13 से डिविजिबल बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या को संख्या के अंत में अपेंड करना होगा। इसके लास्ट में हम क्या चिपकाएं सबसे छोटी संख्या कि ये पूरी संख्या 13 से डिविजिबल हो जाए। तो बस इसको 13 से डिवाइड करते हुए जाना है ना, 13 से इसको क्या करना है, डिवाइड करते हुए चलना है। चलिए बताइए, तो 13 सते यहाँ पर 95 हो जाएगा, है ना, बचा यहाँ पर 1 तो 14 हो गया, 13 एक कम यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 एक कम 13, 1 बचा, ऊपर से 1 आ गया, भागा नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 होगा, भागा नहीं जाएगा तो ऊपर से 9 आ गया, ठीक है। तो अब ये कितनी बार में चला जाएगा, 13 9 बार में चला जाएगा, तो 13 नहीं हो यहाँ पर 117 होगा, है ना, 13 नहीं हो यहाँ पर 117 हो जाएगा, बचा यहाँ पर 2। अब ऊपर से ये वाली संख्या जो खाली है ये आपकी उतरेगी यहाँ पर, तो हम 2 के साथ कौन सा नंबर चिपकाएं कि 13 से कटने वाला आ जाए, मतलब 13 का मल्टीपल आ जाए। तो आप जानते हैं 13 कम 13, 13 दूना 26, अगर यहाँ 26 होगा तो कट जाएगा, यानी कि इस जगह पर अगर 6 होगा तो ये 6 नीचे उतर कर आ जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। यानी कि लास्ट में हमें कौन सा नंबर चिपकाना होगा, 6 चिपकाना होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। देखिए इस सवाल से आसान आपको सवाल मिल ही नहीं सकता, सीधा सीधा डायरेक्ट वैल्यू रखना है, अपना आंसर निकालना है। a+2 फिर रेशियो है b-2, फिर यहाँ पर बराबर c+4 अपॉन मतलब रेशियो d-4 है, तो सीधे सीधे रख दीजिए, है ना। रेशियो का मतलब आप जानते हैं कि डिवाइड होता है, डिवाइड में लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो a हमारा 6 है तो 6 + 2 यहाँ हो गया 8, रखते जाइए वैल्यू। b-2 यानी कि b 8 है तो 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू c+4 यानी 12 है c, तो 12 + 4 यहाँ पर हो गया 16 आपका, d-4 तो यहाँ नीचे हो जाएगा d-4, हमें d की वैल्यू चूँकि नहीं पता है, ठीक, बस यहीं से काट लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 2 बार में आपका 6 दूना 12, d-4 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6 दूना 12 आ गया, यानी कि d की वैल्यू कितनी होगी, 12 और 4 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहा। इसको देखिएगा, किसी वस्तु पर 10%, 10%, 10% की 3 क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट निकालना है, यानी सिंगल डिस्काउंट निकालना है ना। 3 सक्सेसिव 10% की छूट दी जा रही हैं। तो 2 तरीके हैं आपके पास, एक तो ए बी फार्मूला लगा के करिए और एक है रेशियो वाला, दोनों तरीके आपको बताए दे रहे हैं। 10% पहला डिस्काउंट में माइनस लगाइएगा ज़रूर, दूसरा भी 10% का डिस्काउंट है ना, 10% का डिस्काउंट, तीसरा भी यहाँ पर 10% का डिस्काउंट, ठीक है। वैसे तो डिस्काउंट के लिए एक प्रॉपर फार्मूला होता है, अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे ना तो डिस्काउंट के लिए एक ए बी फार्मूला प्रॉपरली होता है, मतलब स्पेसिफिक एक फार्मूला ही होता है डिस्काउंट का, ठीक है। उससे चलिए बता देते हैं। बाकी आप a + b + AB/100 से भी लगा सकते हैं, लेकिन उस केस में आप माइनस लगा के करिएगा, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब रेट को कम करना होता है, प्राइस को कम करना होता है। चलिए अब अगर डिस्काउंट है ये
तो डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ये होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला। दो डिस्काउंट का सक्सेसिव डिस्काउंट ओवरऑल निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। वैसे जनरल फार्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 है, लेकिन जब वो फार्मूला लगाएंगे प्लस वाला तो इनमें साइन चेंज कर देंगे हम, मतलब माइनस लेके लगाएंगे, वो जनरल फार्मूला होता है। ये डिस्काउंट निकालने के लिए प्रॉपर फार्मूला होता है। चलिए बताइए, तो a प्लस बी मतलब पहले इन दोनों को निकालेंगे, तो 10 प्लस 10 यानी कि 20 हो गया, है ना। 10 प्लस 10 यानी कि a प्लस बी 20 हो गया, माइनस ए बी अपॉन 100, तो 10 इंटू 10 100, 100 बटे 100, 100 बटे 100 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ गया 19% आ गया। तो इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट कितना आया 19%। फिर इसका इसके साथ निकालेंगे यानी 10% के साथ एक बार और लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला कितना आ जाएगा। इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो a प्लस बी यानी कि 29 हो गया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करिए 190 बटा 100, 190 बटे 100 करेंगे तो 1.9 आ जाएगा। इसको घटाइए, 1 घटा 27.1 है ना, 27.1 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये सिंगल डिस्काउंट आपका आएगा। एक तो तरीका ये है। अब देखिए रेशियो वाला तरीका क्या है। यहाँ पर भैया क्या है, 10% की 3 सिंगल डिस्काउंट। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी वैल्यू 10 से 1 कम हो रही है, तो वैल्यू 10 से 1 कम होकर 9 बन जाएगी। फिर दूसरी बार भी 10 से 1 कम होकर 9 बन जाएगी। फिर तीसरी बार भी 10 से 1 कम होकर 9 बन जाएगी। बस इनका मल्टीप्लाई करिए, इधर आ गया 1000, है ना, 1000, और इधर कितना आ जाएगा 9 नहीं हो 81, 81 का 9 से गुणा कर दीजिए, 81 का 9 से गुणा करेंगे तो 729 आ जाएगा, है ना, ये आ गया। मतलब जो हमारा डिस्काउंट मिल रहा है वो 1000 में यहाँ पर कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि ये सेल होगा इतने में, है ना। तो इसमें से इसको घटा लीजिए, कितना आ गया हमारा 271, है ना। इसमें से इसको घटाएंगे 271 आ जाएगा, 271 आ गया, और डिवाइड बाई यहाँ पर 1000 कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 271/10 यानी कि 1 डिजिट छोड़ के हमारा डेसिमल लग जाएगा, तो ये आ गया 27.1, है ना, उतना ही ना आया है 27.1 ही। तो ये रेशियो वाला तरीका है, ये आपका ए बी फॉर्मूला वाला तरीका है। दोनों तरीके क्लियर हैं, आगे बढ़िए। देखिए पहले शिफ्ट में भी ये वाला सवाल पूछा गया था, इसको लगाना कैसे है यहाँ पर देखिएगा। कह रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 6, 10 से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचना चाहिए। देखकर विजुअलाइज करके आप आंसर बता सकते हैं कि अपना आंसर ये सिर्फ ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, समझिए। क्योंकि हमें पता है शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए, हर एक से डिवाइड करें तो 5 प्राप्त होना चाहिए। अगर इस शेषफल को हम निकाल देंगे तो वो जो संख्या हमारी आंसर होगी वो इन सब से कटने वाली बन जाएगी, क्योंकि अभी तक वो संख्या जब इनसे डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 5 दे रहा था। इस रिमाइंडर को ही अगर हम हटा देंगे, मतलब 5 माइनस कर देंगे, तो इन तीनों से कटने वाली संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो बस रिमाइंडर को आपको हटाना है। यहाँ से 5 अगर गायब करेंगे तो क्या बनेगा बताइए। यहाँ से 5 गायब करेंगे तो कितना बनेगा 9959, है ना। इसमें से 5 घटा लीजिए तो इतना बना। इसमें से अगर हम लोग 5 घटाएंगे तो 9 7 और कितना हो जाएगा 8 8, ये ना होगा, 5 घटा लिए। इसमें से भी 5 घटा लेंगे तो 9870 हो गया। इसमें से अगर 5 घटाएंगे तो 9904 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें से जो भी हमारा आंसर होगा वो इन सब से कटेगा। 10 का रूल क्या होता है, लास्ट में 0 होना चाहिए, तो लास्ट में 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देख के बता सकते थे कि भैया 10 से विभाजित चाहिए हमें, तो 10 से विभाजित देख लीजिए, 5 किस में घटाने पे 10 से कटेगा वो, यानी लास्ट में 0 किस में आएगा। इसमें 5 घटाएंगे तो लास्ट में 0 नहीं आएगा, इसमें भी 0 नहीं आएगा, इसमें 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यही ऑप्शन होगा आपका। देख के अभी तक जितने भी सवाल किए हैं ना, 7 सवाल किए हैं, सिर्फ एक सवाल में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा था पिछले वाले क्वेश्चन में, बाकी सब देख कर लगाने वाले सवाल थे, पेन बिल्कुल भी नहीं उठाना था अभी तक के सवालों में। चलिए आगे चलते हैं। इसको देखिए, इसमें भी आप लोग थोड़ा सा पेन चलाएंगे, बाकी ये सवाल अपने आप बन जाएंगे, देखते जाइए बस। एक खुदरा विक्रेता जो है 60 पेन खरीदता है और उन्हें 72 पेनों के खरीदी मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका लाभ बताना है। ये बताइए, अगर वो 60 पेन खरीदता है तो 60 पेन ही बेचेगा ना। ठीक है, 60 पेन ही बेचेगा। तो बताइए अब यहाँ पर वो भैया 60 पेन बेचा,
तो 60 पेनों का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है? 72 पेनों के खरीदी मूल्य के बराबर। तो 72 पेनों के कॉस्ट प्राइस के बराबर, 72 पेनों के सीपी के बराबर है। बस यहाँ से आपको क्या ले लेना है? यहाँ से ले लेना है आपको रेशियो। ठीक है, चलिए 12 से काटेंगे 6 बार में, 12 से काटेंगे यहाँ पर 5 बार में, 1/5 का प्रॉफिट होगा, 1/5 का मतलब 20%। सीधा सीधा आ गया। अब कैसे समझिए, एसपी उधर चला जाएगा तो ये 5 उधर से नीचे 6 आ गया, है ना, इज इक्वल टू कितना हुआ? सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी दोस्तों, और प्रैक्टिस से ही आएगा ये सारी चीज़, है ना। देखिए इसमें सीपी 5 यूनिट है, यानी खरीदा 5 में, बेचा कितने में? 6 में। आप इसको उल्टा समझिएगा, सीपी आपका इसका कोफिशिएंट होगा, एसपी आपका इसका कोफिशिएंट, यानी खरीदा 5 में, बेचा 6 में। ऐसे समझिए, खरीदा 5 में, बेचा 6 में। अगर 5 में खरीद के 6 में बेच रहा है तो 1 का प्रॉफिट किस पे? सीपी पर, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी होता है। सीपी कितना है? 5। तो 1/5 क्या होता है परसेंट में? 20%। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए इसको देखिएगा, एलसीएम का सवाल है ना। दिल्ली, लखनऊ और जयपुर से ट्रेनें क्रमशः 12 मिनट, 18 मिनट और यहाँ पर 27 मिनट पर चलती हैं, है ना। हर एक 12 मिनट में, हर एक 18 मिनट में, हर एक 27 मिनट पर यहाँ पर ट्रेनें चलती हैं। यदि सभी ट्रेनें सुबह 6 बजे 6 AM पर एक साथ चलती हैं तो वे अगली बार एक साथ कब चलेंगी? अगली बार एक साथ कब चलेंगी? इनका एलसीएम लीजिए, 12, 18, 27 का। डायरेक्टली देख सकते हैं 12 और 18 का एलसीएम तो कितना होगा? 36 होगा, क्योंकि 36 इन दोनों से कट जाता है ना, सबसे छोटी संख्या यही है जो 12 और 18 से कटेगी। अब इसका 27 के साथ लेना है। क्या आप यहाँ से बता सकते हैं कि इनमें कॉमन क्या है? एलसीएम निकालने के छोटे छोटे तरीके हैं जो कि आपको रेलवे युग बैच में बहुत अच्छे तरीके से सिखाए गए हैं, है ना। चलिए देखिएगा, तो अगर हम लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 बचा, है ना। बस यहाँ से देख लीजिए। अब ये बताइए कि 4 और 3 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो मल्टीप्लाई ही एलसीएम बनता है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई 12 नहीं हो 108। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे 12, 18, 27 का एलसीएम कितना आ गया? 108 आ गया। यानी 108 मिनट बाद, सब के सब मिनट में है ना, तो 108 मिनट बाद फिर से वे तीनों ट्रेनें एक साथ चलेंगी। तो 108 मिनट का मतलब क्या हुआ ये बताइए। 108 मिनट का मतलब ये हुआ कि 60 मिनट इसमें से अलग कर दीजिए, 60 मिनट इसमें से अलग कर दिए, और बचा कितना यहाँ पर? 48 मिनट, है ना, 48 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा 48 मिनट बाद, 1 घंटा 48 मिनट बाद फिर से ट्रेनें एक साथ चलेंगी। तो सुबह 6 बजे चली थी, तो आगे देख लीजिए 1 घंटा 48 मिनट जोड़ लीजिए, तो 7:48 मिनट पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? आगे चलिए, बताइए। इतना आसान सवाल पूछा गया था। कह रहा है यदि किसी संख्या का 40% उसके 25% से 36 अधिक है ना, तो बोला गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इन दोनों का डिफरेंस आपको 36 दिया गया है। कितने का डिफरेंस है? 15 का। तो 15 की, है ना, 15 का डिफरेंस है ना, तो 15% की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर? 36 के बराबर है। वह संख्या क्या होगी? सीधे सीधे 100% निकालना है आपको। तो पहले आप 5% निकालिए। तो 5% निकालने के लिए 3 से डिवाइड किए हैं इधर, तो इधर भी 3 से डिवाइड, तो 5% की वैल्यू 12 हो गई, है ना। 100% निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई, तो 20 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 20 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूना 24, 240 आ जाएगा, यानी 100% की वैल्यू 240, ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, समझिए इस चीज़ को। देखिए कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ठीक है, तो वो संख्या हम मान लेते हैं कि 100% है, तो उसका 40% 40 ही होगा। उसी के 25% से, यानी 25 से कितना अधिक है यहाँ पर? 36 अधिक है। जब कोई चीज़ किसी से अधिक या कम होती है तो इसका मतलब है उन दोनों के बीच में डिफरेंस वो दिया गया है। तो 40% और 25% का डिफरेंस ही आपको 36 दिया गया है। आप इसको भाई ऐसे समझिए, किसी संख्या का जो 40% है वो किसके बराबर है? 25% से कितना अधिक है यहाँ पर? 36 अधिक है। तो क्या हम जब इसको इधर लाएंगे तो दोनों का डिफरेंस नहीं मिलेगा? डिफरेंस 36 के बराबर होगा। तो हमने देख लिया कि 15 का डिफरेंस है, 15 की वैल्यू 36 है, 15% की, तो 5% की वैल्यू 12। इसको 100 बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई, 12 दूना 24, 240 हो गया। देखिएगा अभी आया है यहाँ पर ज़बरदस्त प्रश्न, है ना, सर्ड्स एंड इंडाइसेस का। कह रहा है इसमें 9 की पावर x माइनस 9 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 72 है।
यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है। हम तो देखकर सीधे बता सकते हैं इसका आंसर, है ना, मतलब यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्टली बता सकते हैं कितना होगा, लेकिन ये चीज़ें आपको भी सीखनी है। समझिए, इस 9 की पावर x-1 का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर ये कुछ ऐसे दिया गया है, 9 टू द पावर x माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 टू द पावर x और अपॉन 9 टू द पावर 1 लिखा जा सकता है। क्यों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि a पावर m और a पावर n ये जो होता है ये क्या होता है, ये होता है a पावर m माइनस, ये वाला ऊपर चला जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम जब इसको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर -n है तो इस -n को हम नीचे ला सकते हैं, यहाँ -1 है तो हम इसको नीचे ला सकते हैं इसके बेस के साथ। इतना हो गया। 9 पावर x यहाँ भी, 9 पावर x यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए। 9 पावर x आपका कॉमन आ जाएगा, है ना, 9 पावर x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ तो 1 बचा, है ना, और यहाँ 1/9 बचेगा, 1/9 भाई 9 टू द पावर 1 कितना होता है, 9 होता है। इसकी वैल्यू आपको 72 दिया गया है। ठीक है, ये बताइए 9 1 कम 9, ऊपर हो गया 8, तो ये कुछ ऐसे बना 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 72 इंटू यहाँ पर 9, ये 9 नीचे वाला उधर चल जाएगा, और ऊपर कितना आया था 9 कम 9 -1 8 आया था, वो 8 है आपका नीचे आ जाएगा। तो बताइए ये कितना बन गया, 81 बन गया। मतलब इसको काटेंगे तो ये भी 9 होगा और ये तो 9 है ही, तो 9 इंटू 9 यानी कि 9 की पावर 2 आ गया। 9 की पावर 2 आ गया तो कंपेयर करके देख सकते हैं बेस दोनों का सेम है, मतलब पावर भी इक्वल होगा, यानी x की वैल्यू हम यहाँ से कह सकते हैं कि कितनी होगी, 2 के बराबर। इसका पावर बराबर, x की वैल्यू यहाँ रख लीजिए। 2 दूना 4 माइनस 1 3 होगा, 2 दूना 4 प्लस 3 7 होगा, 3/7 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसको देखिएगा, बोर्ड मास का सवाल है लेकिन इसमें एक और बार दिया गया है, बार मतलब वेनिकुलम बार इसको कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली में आप लोग पढ़ेंगे VODMAS, है ना, लेकिन शुरू में एक V चिपका हुआ होता है, इस V का मतलब होता है वेनिकुलम बार, यानी एक और ब्रैकेट जो सबसे अंदर होता है। भाई 3 ब्रैकेट तो यहाँ पर लग गए, स्क्वायर ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, फिर यहाँ पर सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, ये लग गया ना सब। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कि एक और अंदर ब्रैकेट लग जाता है, जिसको हम लोग बार ब्रैकेट कहते हैं या फिर वेनिकुलम बार कहते हैं, है ना। सबसे पहले प्रेफरेंस जो है, प्राथमिकता, वो इसी बार ब्रैकेट को दिया जाता है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए कि किस किस पर बार लगा है, 2.2 - 1.8, तो मतलब ये हुआ कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात। तो 2.2 यानी 22 में से 18 घटाएंगे, 0.4 आ गया ये, है ना, 0.4। अब ये 32 है और माइनस यहाँ लगा हुआ है और इसकी वैल्यू आई है 0.4, तो 32 में से 0.4 घटाएंगे, यानी 32 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। यानी यहाँ तक जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 2.8 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 2.8 आ गया। ध्यान से देखते जाइएगा, यहीं से कर रहे हैं। फिर अब यहाँ माइनस लगा है, 3.3 में से 2.8 माइनस करिए, मतलब 33 में से 28 घटाइए तो 5 आएगा। 5 का मतलब यहाँ तक जो आंसर आया वो 0.5 आ गया, क्योंकि पॉइंट भी तो लगाना है, 0.5 आ गया। अब 6.5 में 0.5 घटाएंगे, 65 में से 5 घटाइए, 60 बचा, यानी कि 6 आ गया। तो यहाँ तक का जो आंसर है वो कितना आ गया, 6 आ गया। अब इस 10.5 में से 6 आपको घटा देना है, सीधे सीधे बस इतना ही करना है ना, सीधे सीधे बस आपको यहीं तक करना है कि 10.5 में से आपको 10.5 में से आपको 6 माइनस कर देना है, यानी कि 4.5 आ जाएगा। 4.5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, sin 6a इज इक्वल टू कॉस 12a दिया गया है, तो tan 9a प्लस कॉट 9a का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, है ना। चलिए देखा जाए यहाँ पर कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट जानना होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, है ना। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो आपस में कम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, है ना। कम्प्लीमेंट्री, तो a प्लस बी अगर आपका 90 डिग्री है तो यहाँ पे a और b दोनों कम्प्लीमेंट्री होंगे। अब इसके बाद आता है कि साइन का जो कम्प्लीमेंट्री होता है वो कॉस होता है। साइन का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस, और कॉस का कम्प्लीमेंट्री साइन होता है, मतलब साइन और कॉस को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। इसके बाद tan का कम्प्लीमेंट्री होता है कॉट, है ना। tan का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉट, और कॉट का हो जाता है tan। इसी तरीके से सेक का कम्प्लीमेंट्री होता है कॉसेक, है ना, कॉसेक, और कॉसेक का कम्प्लीमेंट्री सेक होता है। अब ये देखिए कि अगर a प्लस बी आपके 90 डिग्री हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा साइन a कॉस b बराबर होगा, tan a कॉट b बराबर होगा। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो
ऐसे ही सेक ए कॉसेक बी बराबर होगा, है ना। तो इसमें देखिए कि साइन और कॉस, ये ए है हमारा मतलब पहला एंगल, ये दूसरा एंगल है, तो ये दोनों आपस में जब बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 90 डिग्री होगा। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 6a है और प्लस आपका 12a जो है, ये इनका सम कितना होगा, क्योंकि ये दोनों कंप्लीमेंट्री हो जाएंगे तो इनका सम 90 डिग्री होगा। कंप्लीमेंट्री होंगे तभी ये चीज़ बराबर होगा, है ना, ऐसे ही नहीं बराबर होगा। चलिए अब देखिए 12 6 18, 18a की वैल्यू 90, यानी कि a की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी हो गई, a की वैल्यू 45 हो जाएगी, है ना, सॉरी a की वैल्यू 45 नहीं 5 हो जाएगा। कितना होगा 5 भाई, 90/18 यानी कि 18 पंचे 90, 5 आ गया। तो बस यहाँ 5 रख दीजिए, तो 9 पंजे 45, tan 45 1 होता है, यहाँ 9 पंजे 45 cot 45 ये भी 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखते हैं। एक समचतुर्भुज आकृति के मैदान के विकर्ण, दोनों डायगोनल आपको दिए गए हैं D1 D2, है ना। मैदान का परिमाप कितना होगा, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस है। रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है, अगर दोनों डायगोनल्स दिए हैं तो रोम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ पर P = 2 √D1² + D2², है ना। D1² और प्लस यहाँ पर D2², ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, है ना। अब देखिए कि D1 और D2 तो आपको दिए गए हैं, ये 224 है, ये 420 है। अगर आप यहाँ पे रख के और इनका स्क्वायर करने लग गए तब तो जन्म बीत जाएगा। ऐसे नहीं करना है आपको, कैलकुलेशन के अप्रोचेस आपको बता रहे हैं, समझिए। हम क्या करते हैं यहाँ पर, हमें डिजिटल सम लगाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इस स्क्वायर रूट को हटाना चाहते हैं, तो क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका p², है ना, p², और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब यहाँ हो गया आपका D1² और प्लस यहाँ पर D2²। अब बस आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिजिटल सम रखना है और कुछ नहीं रखना, है ना, सिर्फ DS से काम करना है। चलिए बताइए यहाँ पे D1 का डिजिटल सम कितना होगा, पहले डायगोनल का 2 2 4 और 4 8 हो गया, ठीक है, DS 8 आया। तो 8 का स्क्वायर करिए 64, 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1, इसका DS 1 आ गया। देखते जाइए कि कितने आसान तरीके से हो रहा है। फिर D2 कितना है, 4 2 6 और 0 6 होगा, तो 6 का यहाँ स्क्वायर करेंगे 36, 36 का मतलब 3 और 6 9 होगा, तो यहाँ हो गया 9, और यहाँ तो 4 बाहर है ही। बताइए ये कितना हुआ, ये तो 9 का मतलब 0 ही होता है वैसे अगर देखा जाए तो, या फिर वैसे भी देखेंगे तो 1 + 9 10 होता है, 10 का मतलब 1, तो यहाँ हो गया 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4 आएगा। मतलब हमारा जो पेरीमीटर है उसका स्क्वायर का डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अब आपके ऑप्शंस को देखिए, 9 खत्म, 9 का मतलब तो 0 होता है, 4 4 8 आया इसका DS, ठीक है। यहाँ 9 खत्म तो इसका बना 4, यहाँ 9 खत्म तो 2 2 4, यहाँ 9 खत्म तो 5 2 7। ये बताइए अगर हम इसका 8 का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमें पेरीमीटर खोजना है कौन सा होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, क्या 4 आ रहा है, नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 4 का स्क्वायर करिए, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब यहाँ पर 7, 1 और 6 7, 4 आना चाहिए, नहीं होगा। इसका भी DS 4 है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, एक ही बचा है, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कैसे देखिए 7 का यहाँ रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 का मतलब 4, 49 का मतलब DS कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 यहाँ पर आ रहा है, D ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 कारों की चाल दी गई है। तेज़ चलने वाली कार 2 घंटे में यहाँ पर 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। धीमी चलने वाली कार समान समय में कितनी दूरी तय करेगी। बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो भैया यहाँ पर बोला गया कि ये 5 यूनिट है रेशियो और ये 7 यूनिट है। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो तेज़ चलेगी, है ना, जाहिर सी बात है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी रेशियो में वो तेज़ चलेगी। ये कार A है, ये कार आपकी B है। तेज़ चलने वाली कार यानी कि B कार जो है वो 2 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी बताइए। तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम 140/2 यानी कि 70 kmph आ गया। कितना आ गया, 70 kmph आ गया। तो यहाँ पे ये चाल ही था, है ना। तो इस 7 की वैल्यू कितनी है, 70 kmph है। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी, है ना भाई। 7 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू 10, मतलब 5 की वैल्यू 10 × 50 हो गया। अब कह रहे हैं धीमी चलने वाली कार जो है उतने ही समय में कितनी दूरी तय करेगी।
उतने ही समय का मतलब 2 घंटे में ही, है ना, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी बताइए। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है ना, स्पीड इंटू यहाँ पर टाइम। तो बताइए कितना होगा, स्पीड कितना है पहले वाली की, धीमी चलने वाली की 50, इंटू टाइम कितना है यहाँ पर 2 घंटे, तो 50 दूना यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। डायग्राम हमने पहले से बना दिया है ताकि दिक्कत ना हो। इसमें कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB और DC आपके पैरेलल हैं, यानी कि समानांतर हैं। फिर कह रहा है कि E तथा F जो है वो AC और BD के विकर्ण जो है, AC और BD उनके मिडिल पॉइंट हैं। फिर आपको ये वैल्यू दी गई है, EF की वैल्यू निकालनी है क्या यहाँ पे, AB और DC ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो पैरेलल हमने बना दिए दोनों को। अच्छा, इनकी गारंटी नहीं है कि जो BC है और AD है ये आपके पैरेलल होंगे, इनकी गारंटी नहीं है, तो हम रेंडमली कुछ भी बना दिए, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि AC विकर्ण और BD विकर्ण, AC का जो मिड पॉइंट है वो बीच में यहाँ पर कहीं पर होगा, E है, और BD का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पर है, यानी कि F है। अब इसमें एक मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, उस मिड पॉइंट थ्योरम को ध्यान से समझिएगा। ये जो दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है इसकी जो लंबाई होगी, यानी कि EF जो होगा, EF है ना, EF जो होगा दोस्तों ये होगा हाफ किसका, हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, यानी पैरेलल लाइन का डिफरेंस, है ना। तो पैरेलल लाइन यानी AB माइनस यहाँ पर AD, सॉरी DC, AB माइनस DC, ये होता है आपका फार्मूला। इस फार्मूले को याद रखिएगा। तो बस इसी में आपका अपना सारा वैल्यू रख देना है, कितना आ जाएगा, तो 1/2 देखिए AB कितना है 74 और DC कितना है यहाँ पर 26, तो 74 में से 26 घटा लीजिए, 74 में से 26 घटा लीजिए, तो 14 में 6 गया, ये हो जाएगा 8, है ना, और यहाँ पर 6 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 4, मतलब 48 का आधा आएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटा सा एक थ्योरम जानते अगर आप, तो आप इसको बड़े आसानी से लगा सकते थे। सवाल नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौनों पर निम्नलिखित स्कीमें देता है। किसी भी संख्या में खरीदे गए खिलौनों पर इतना और इतना का क्रमिक डिस्काउंट, फिर इस पे इतना 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 का क्रमिक डिस्काउंट, फिर पहले 4 खिलौनों पे 8%, उसके बाद प्रत्येक खिलौने पे यहाँ पे 38% की डिस्काउंट। फिर कह रहा है कि 10 खिलौने खरीदने पर ग्राहक को केवल 7 खिलौनों के मूल्य का भुगतान करना होता है, ठीक है भैया। और इसके बाद फिर बोला कि एक ग्राहक 10 खिलौने ही खरीदता है, तो उसके ऊपर दी गई स्कीमों में से कौन सी स्कीम उसके लिए सबसे लाभदायक होगा। तो सबसे लाभदायक अगर ग्राहक के लिए देखा जाए, और सॉरी किसके लिए, दुकानदार के लिए, अच्छा ठीक है, सबसे कम लाभदायक होगा ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, तो सबसे कम प्रॉफिटेबल ग्राहक के लिए कब होगा, जब उसको सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा, है ना। सबसे कम फ़ायदा कब होगा ग्राहक को, जब उसको सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा। तो हमें देखना है कि सबसे कम डिस्काउंट कहाँ पर है। चलिए पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, इसका दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा बताइए। तो यहाँ पे AB फार्मूला लगा के सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, A + B - AB/100। तो A + B करिए, 44 और 12 कितना हो गया 56, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, 56 और माइनस AB/100, तो 44 और 12 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 चौके 48, ठीक है। तो 48 या फिर आप ऐसे समझिए कि 44 दहाई 440 और 44 दूना 88, तो 440 और 88 जोड़ दीजिए, है ना, 488 या फिर 40 ऐसे कह लीजिए, तो कितना हो जाएगा 80, 528, ये ना होगा 528 हो जाएगा, ठीक है। तो 528 डिवाइड बाई 100 मतलब 5.28 आएगा, मतलब कि ये आपका 50 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 50.8 आया। यहाँ पे आपका ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है 50% आसपास। आगे देखिए इसका, तो इनका निकालेंगे हम लोग, पहले इन दोनों का निकाल लीजिए। तो A + B है ना, कितना आ जाएगा ये 8 3 11 मतलब कि 51, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करेंगे तो ये समथिंग 20 के बराबर इसको मान लीजिए, है ना, 20 के बराबर इसको मान लीजिए। इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए, इसको बढ़ा लीजिए, तो ये 20 ये 40, तो 20 और 40 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 20, 4 दूना 800, 800 डिवाइड बाई 100 यानी कि समथिंग 8 के आसपास आ जाएगा। तो 8 के आसपास आया, मतलब ये कितना हो गया आपका 43, ठीक है। इस 43 का 23 के साथ हमें निकालना है, 43 और 23 का, बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 66 आ जाएगा। इसमें से हमें इन दोनों का डिफरेंस मतलब प्रोडक्ट करके घटाना है,
डिवाइड बाई 100 करके, ए बी अपॉन 100 होता है ना। चलिए तो समथिंग कितना आ जाएगा ये यहाँ पे, हमें अप्रॉक्सीमेट देखना है दोस्तों, है ना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, हमें अप्रॉक्सीमेट देखना है। चलिए यहाँ देखिए, बताइए कितना होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, कितना होगा 43 का 20 गुना, 43 दूना कितना होता है 86, 860 हो गया, और मतलब कि 9 के आसपास तो ये बनेगा ही बनेगा, है ना, मतलब 9.5 9.6 समथिंग बनेगा, तो 9 पॉइंट समथिंग ले लीजिए आप, ठीक है। इसमें से घटा लीजिए तो ये कितना बना आपका 50, 9 घटाएंगे ना 57, मतलब 56 के आसपास आएगा ये, ऐसा समझ लीजिए 56 के आसपास ही आया। अब बात करते हैं इसकी तीसरे नंबर वाले की, 4 खिलौनों पर 8% का डिस्काउंट, है ना। फिर कह रहा है बाकी कितने बचे, क्योंकि 10 खिलौने खरीद रहा है तो 6 खिलौने बचे, 6 पे 38% का डिस्काउंट, है ना। तो ओवरऑल इसमें डिस्काउंट निकालिए, एवरेज निकालना है हमें, या तो पहले इन दोनों का आप ले लीजिए वो रेशियो, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि 6 4 10 है तो 10 से डिवाइड करने में आसानी होगी। इसका मल्टीप्लाई 32, इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 38 का 6 गुना, देखिए 32, है ना, और प्लस 38 का 6 गुना, 6 8 48 बचा 4, 6 3 18, 18 और 4 22 हो जाएगा, 228 आ गया, और डिवाइड बाई 6 4 यहाँ पर 10 करना पड़ेगा, है ना। तो ये आया आपका यहाँ पे 8 2 10 28 और 2 30, ठीक है। और ठीक, चलिए तो 30 20 50 60 260 आ गया, 260 बटे 10, 260 बटे 10 यहाँ पर 26% आया। तो तीसरे वाले में आपका 26% आ रहा है। सबसे छोटा तो लगता है यही होगा, सबसे छोटा हमको लग रहा है कि यही होगा 26%, है ना। तो यहाँ पर आया 26%। अब इसको भी देखते हैं, 10 खिलौने खरीदने पर ग्राहक को केवल 7 खिलौने के मूल्य का भुगतान करना पड़ता है, मतलब 3 ठो फ्री मिल गया उसको। तो डिस्काउंट कितने का मिला यहाँ पर बताइए, 3 ठो फ्री मिला। टोटल खिलौने हैं कितने यहाँ पे 10, तो 3 बटे 10, 3 बटे 10 का मतलब यहाँ पर 30%, तो 30% यहाँ पे डिस्काउंट होगा। सबसे कम डिस्काउंट कहाँ पर मिल रहा है 26%, ऑप्शन नंबर सी, मतलब यहाँ पर स्कीम सी होगा, और स्कीम सी दिया कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 19, एक विद्यार्थी ने 3 परीक्षाओं में क्रमशः 2 3 5 के भारांक के साथ इतना इतना और इतना अंक प्राप्त किए, वेटेड एवरेज मार्क निकालना है। देखिए 275, है ना, 275, अरे भाई 5 इसमें नहीं बन पाता है, ठीक है, अच्छे से। फिर इसके बाद यहाँ पे 3, और यहाँ पे ये थोड़ा सा लैग भी करता है हमारा। फिर इसके बाद यहाँ पे 5 और कितना 90, ठीक है। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए, 150, 240 और 450, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 450 होगा और ये 150 होगा, तो 450 और 150 हो गया 600, और ये कितना हुआ 8 3 24 240, तो 600 और 240 यानी कि 840 हो गया। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है, 840 डिवाइड बाई 3 2 5 5 10, ये हो गया 10, कितना आया 84, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें क्या है देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाइएगा, है ना, बड़े आराम से बन जाएगा। दो संख्याओं का योग 72 है, यदि बड़ी संख्या में 8 की वृद्धि की जाए और छोटी संख्या में 6 की कमी की जाए तो परिणामी संख्याएं इस अनुपात में होंगी। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगेगा। मूल दो संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, दो संख्याओं का योग दिया गया है, यदि बड़ी संख्या में 8 बढ़ाया जाए, छोटी संख्या में आपको दिख रहा है कितने की कमी की जाए, है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे बड़ी संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, तो छोटी संख्या कितनी होगी 72 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम यहाँ पे 72 दिया गया है ना, दोनों मिलाकर 72 होना चाहिए। तो उसमें से एक ठो अगर x है तो दूसरा क्या होगा 72 माइनस एक्स। बड़ी संख्या इसको माने हैं, तो इसमें 8 बढ़ाइए, तो 8 बढ़ाएंगे तो ये x प्लस 8 हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है कि 6 कम कर दीजिए, इसमें 6 कम कर दीजिए, तो ये बन गया x प्लस 8, है ना, x प्लस 8। और यहाँ बन गया कितना 72 में से 6 घटाएंगे तो 66 माइनस एक्स बन गया, 66 माइनस एक्स बन गया। इन दोनों का रेशियो कह रहा है 3/2 है, इन दोनों का रेशियो कितना है 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए, 2x हो गया, तो 2x और प्लस 8 दूना के 16 बराबर 66 का 3 गुना करना है, 6 3 18, 6 3 18, तो 180 और 18 198, है ना, 198 और माइनस यहाँ पर 3x हो जाएगा। तो ये इधर आएगा तो 5x हो गया, है ना, 5x ना होगा, ठीक है। तो 5x की जो वैल्यू है दोस्तों ये कितनी हो गई, इसमें इसको जोड़ लीजिए तो 214 हो जाएगा, ये 214 आ गया। 5 से डिवाइड कर लीजिए तो 5 चौके 20, 1 बचा, फिर 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, मतलब 42.8 आएगा। हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या?
ओ एक सेकंड, 2 से 14 नहीं आएगा भाई, ये 16 उधर जाके घटेगा ना। ठीक, यहाँ पे गलती हो रहा था, 16 घटा लीजिए इसमें। तो अगर 16 घटाएंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 2 और 19 में से 182 आ गया, है ना। आप डिवाइड करिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 3 = 15, बचा आपका 3, तो 5 × 6 = 30, फिर 5 × 4 = 20, 36 पॉइंट। एक सेकंड भाई, 5 × 4 = 20 होगा ना, ठीक है, 5 × 4 = 20 है ना भाई। 5 × 3 = 15, 3 बचा, 5 × 6 = 30। अरे भाई फिर गड़बड़ हो गया। अब क्या गड़बड़ हो रहा है, अब क्या गड़बड़ हो रहा है, तो 6 तो नहीं आ नहीं रहा है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, ठीक, गड़बड़ नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं, करिए डिवाइड, कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, बचा यहाँ पर 5 × 6 = 30 और 5 × 4 = 20, ये हो गया। हमें पूछा क्या था ये तो देखिए, पहले हमें छोटी संख्या पूछा था, जबकि हमने x को बड़ी संख्या माना था, है ना। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 72 माइनस यहाँ पर ये बड़ी संख्या, है ना, ये हो गया। तो 36 दूना 72 होता है ना। तो 72 में से अगर 36 घटा देंगे तो 36 पे आ जाएंगे, 0.4 और घटाइए तो 35 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 35.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, गलत नहीं हुआ था, ठीक है। जो पूछा था हमें वो निकालना था, मतलब बड़ी संख्या आ रही थी, छोटी संख्या निकालनी थी। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि k संख्याओं का औसत x है, यदि किन्हीं 2 संख्याओं में से प्रत्येक में से 48 घटाया जाए तो नया औसत ये हो जाता है, k का मान कितना होगा, ठीक है, k का यहाँ पर मान बताना है। ये तो आपका सीधे सीधे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे भैया कह रहा है किन्हीं 2 संख्याओं में से प्रत्येक 48 घटा दिया जाता है, ठीक है। अगर 48 दो जगह से घटा दिया जाए तो टोटल कितना कम हो जाएगा, टोटल यहाँ पर 96 कम हो जाएगा, 48 96 कम हो जाएगा। ये टोटल 96 कम होने की वजह से एवरेज कम हो गया है। एवरेज कितना कम है, पहले आपका x था, बाद में कितना एवरेज कम हो गया है, 12 कम हो रहा है ना, तो 12 एवरेज कम हुआ है, 12 क्या हुआ है, एवरेज कम हुआ है। तो ये बताइए एवरेज का मतलब क्या, एक संख्या में 12 की कमी। अगर एक संख्या में 12 की कमी हो रही है तो हमारे पास टोटल कितनी संख्या है, k संख्या है, तो k में कितने की कमी हो जाएगी, इतने की कमी हो जाएगी। और ये कमी है कितनी, 96 की कमी है ना। बस यहाँ से आ गया, तो 12 × 8 = 96, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। सीधे सीधे आपको कमी देखना था। सवाल नंबर 22 देखते हैं। 2 भाई बहनों की आयु का योगफल इतना दिया गया है, यदि इनमें से एक की आयु दूसरे की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष कम है तो उनकी आयु का अंतर चाहिए हमें, है ना। देखिए इसमें कह रहा है कि 2 भाई बहनों की आयु का योगफल 44 है, तो एक अगर x वर्ष की है तो दूसरी की कितनी होगी यहाँ पर, 44 - x होगी, क्योंकि दोनों का टोटल यहाँ पर 44 है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि एक की आयु दूसरे की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष कम है ना। एक की जो आयु है वो दूसरे की आयु के 2 गुने से, दूसरे का आयु का 2 गुना करिए, या फिर आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे हम इसको ऐसे ले रहे हैं, x को इधर रखिए, है ना, इसको ऐसे रखिए। तो ये जो है एक की आयु दूसरे की आयु के 2 गुने से, इसके डबल से कितना वर्ष कम, 4 वर्ष कम है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस हमें चाहिए, चलिए निकाल लेते हैं कितना होगा डबल से, ठीक है। ये 4 इधर आ जाएगा तो 48 हो गया, है ना, इज इक्वल टू 2x + x 3x हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू आ गई 16। तो एक ठो आपका 16 होगा और दूसरा कितना होगा, 44 - x, है ना। तो 44 में से आप 16 घटा लीजिए तो 8, 3 में से 1 गया 2, 28 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए था, कितने का डिफरेंस है, 12 साल का। तो 12 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात ना, क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए दोस्तों, अलजेब्रा का ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लगभग ना के बराबर देखने को मिलता है रेलवे के एग्ज़ाम्स में, है ना, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर आप इनको क्यूब करके जोड़ने घटाने लगे तब तो हो गया आपका। और ये सवाल बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। हम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा अभी, है ना। एक तो यहाँ पर देखिए कि ये नहीं होगा, सीधी सी बात है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 4 से ये दोनों नहीं कट रहे हैं, है ना। ये 17 × 4 = 68, 4 से ये भी कटेगा क्या, ठीक है, 4। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, है ना। और दूसरा यहाँ पर देख लीजिए 7 का मल्टीपल कौन है, या फिर 3 का मल्टीपल देख लीजिए, या फिर 9 का मल्टीपल देख लीजिए। 9 का भी मल्टीपल देख सकते हैं। 9 का मल्टीपल, 9 कट गया, 8 × 6 = 14, 14 × 3 = 17, ये नहीं कटेगा,
9 से ये नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन बचा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये हुआ क्यों, इतना जल्दी हम कैसे लगा लिए, आपको भी सिखाते हैं। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसका, समझिए। जब भी आपके पास कुछ ऐसे दिया हो a + b + c, अगर इन तीनों का सम 0 के बराबर है तो इनके क्यूब का सम जो होता है, अगर तीनों का सम, अलजेब्रा की एक फार्मूला ही है, बताएंगे कभी इसके बारे में, लेकिन अभी इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है ना। तो तीनों की क्यूब का जो सम होता है दोस्तों, ये आपका होता है 3abc, 3abc, सीधा सीधा ये वाला फार्मूला है आपका, है ना। चलिए बताइए, तो यहाँ पे a + b + c, अगर तीनों का सम 0 के बराबर है तो उनके क्यूब का जो सम होता है ये सीधे सीधे 3abc के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए, ये a है, ये -7b है, ये -17 आपका c है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो -7 और -17 हो गया -24, तो -24 और +24 हो गया 0, यानी a + b + c 0 हो रहा है, यानी इन तीनों का जो क्यूब का सम है वो 3abc होगा। तो 3a का मतलब 24, b का मतलब -7 और c का मतलब यहाँ पे -17, बस इन्हीं को हमें मल्टीप्लाई करना था। लेकिन अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल, दिमाग लगाइएगा थोड़ा। इसमें 4 है, 6 चौके 24, 4 है। 4 का मतलब क्या, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो 4 का डिविजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 है, 4 से नहीं कटेगा, यहाँ 45 है, 4 से नहीं कटेगा। 2 ऑप्शन तो ये पहले ही छट गए। अब सुनिए, इसमें 3 और यहाँ भी 3 है, क्योंकि ये 3 × 8 = 24 है ना, तो 3 × 3 = 9, 9 का मल्टीपल होगा हमारा आंसर। 9 से ये नहीं कटता, क्योंकि भाई 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 बचा है, नहीं कटेगा ये 9 से कट जाएगा। कैसे देखिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 5 11 और 8 8 16, 11 और 16 कितना होता है, 27, है ना भाई। डिजिटल सम कितना है, 27, 27 9 से कट जाता है, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी इन सबको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यही बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा, एक और भी तरीका है कि यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं इसमें। कैसे, समझिए। 3 चौके 12, 2 आया, 7 सते 49, 9 आया, तो 9 दूना 18, इकाई का अंक, यहाँ पर 8 भी आ सकता है। तो यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में 8 है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कहीं से भी घुमा फिरा के, कान किधर से भी पकड़िए, आना आंसर वही है ना। और ये अप्रोचेस आपको, ये कान पकड़ने के तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट पर। ये वाला जो टाइप है ना, पाइप एंड सिस्टम का, ये वाला टाइप आपके समथिंग टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बहुत ज़्यादा पूछा गया था, और यहाँ भी पूछा गया है। 1 सेकंड के अंदर इसको लगा सकते हैं आप लोग सीधे सीधे। इसमें यह बोला गया है कि भैया 2 नल हैं, भर रहे हैं 4 घंटे और 11 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल, एक टंकी को 4 घंटे और 11 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल जो है उसे 11 घंटे में खाली कर सकता है। अब यहाँ पे इस 11 घंटे को, इस 11 घंटे को देखिए बड़े ध्यान से। भैया जो दूसरा टंकी हो अगर 11 घंटे में भर सकता है तो तीसरा का 11 घंटे में खाली कर सकता है ना। यानी ये जो दूसरा टंकी हो जितना काम भरने में लगाएगा, जितना टाइम भरने में लगाएगा, उतने ही टाइम में वो खाली कर देगा। यानी कि इसका काम 20, दूसरे वाले का काम और तीसरे वाले का काम आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा अगर सब मिलाकर काम करेंगे तो। ठीक है, कह रहा है यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, सबको एक साथ खोल दीजिए, पहल का, दूसर का, तीसर का, तो दूसरा जितना भर रहा है तीसरा उतना खाली कर दे रहा है, तो दोनों का काम कैंसिल आउट हो गया। मतलब काम सिर्फ कौन कर रहा है, पहला वाला काम कर रहा है भरने का, और कितने घंटे में भर देगा वो, 4 घंटे में। 4 घंटे में पूरी टंकी भर देगा। कह रहा है तो खाली टंकी को 1/4 भरने में कितना समय लगेगा, ये बताइए। पूरी टंकी भरने में 4 घंटा लग रहा है, तो 1/4 भरना है, मतलब 1/4 टाइम भी लगेगा, तो 1 घंटा सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात। बाकी आप बेसिक से लगाएंगे तो भी यही आंसर आएगा। इस सवाल को तो भैया 1 सेकंड के अंदर लगाना होता है। मूलधन इतना है, इतना आसान दिया गया है ना, देखिए बहुत आसान दिया गया है। 5% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। 1 साल का 5% तो 2 साल का कितना होगा। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है कि हम लोग इसमें वो लगाने चलें, सक्सेसिव लगाने चलें, बिल्कुल नहीं। 5% 1 साल का, तो 2 साल का कितना होगा, सीधे सीधे 10%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल का बराबर बनता है। तो 1 साल का अगर 5% है तो 2 साल का कितना होगा, 10%। 1000 का 10% 100 रुपया। आ गया आंसर। चलिए इसको देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है। एक टेलीविज़न की कीमत 50,000 है। एक विक्रेता कीमत के पहले 70% पर, शुरू के 70% पर वो 15% का डिस्काउंट देता है, और बाकी जो प्राइस है यानी कि 30% जो बचा, देखिए 70% में वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है,
70% रुपए पर वो 15% की डिस्काउंट दिया, और बाकी बचा कितना 30%, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू तो 100% होगी, 70 यहाँ तो 30 यहाँ, इस पे वो 5% का डिस्काउंट देता है। हमें कुल छूट प्रतिशत निकालनी है, इनका ले लीजिए रेशियो, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। 7 पे 15 का डिस्काउंट, तो 7 इंटू 15, 15 सत्ते 105% यहाँ हो गया, प्लस यहाँ 5 तियाँ 15 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 15, है ना। डिवाइड बाई 7 3 10 करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें ओवरऑल निकालना है ना। तो 120/10, 120/10 यानी कि 12%, 12% करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा सवाल था, बहुत आसान। ये भी पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, बढ़िया प्रश्न है ना। कह रहा किसी टंकी को 2 नल M और N द्वारा भरा जा रहा है। M 18 घंटे में भर सकता है और N उसे 9 घंटे में भर सकता है। एक तीसरे टंकी के तली में रिसाव द्वारा, मतलब कि एक छेद और है नीचे साइड, जो कि भरी हुई टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है। रिसाव जारी रहने पर यदि दोनों नल खुले रहने, ठीक है, मतलब तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, है ना। देखिए, तो यहाँ पर एक भर रहा है 18 घंटे में पहिल का, दूसरा भर रहा है 9 घंटे में, तीसरा खाली कर रहा है यहाँ पर 27 घंटे में, है ना। इन सब का एलसीएम लीजिए, 18 9 का तो 18 ही आ जाएगा, 18 और 27 का लीजिए, बताइए कितना होगा। 18 और 27, 18 और 27 क्या कॉमन है यहाँ पे, 9, तो यहाँ 2 यहाँ 3, तो 9 छक्के 54, ठीक है, 54 आ गया। 54 हमारा एलसीएम हो गया, मतलब कि 54 लीटर कैपेसिटी है, मान लीजिए यहाँ पे पूरे टंकी की 54 लीटर। 54 लीटर डिवाइड बाई 18 करेंगे 3 आएगा, मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है पहला वाला। 54/9 करेंगे 6 आएगा, 54/27 करेंगे 2 आएगा। लेकिन ये खाली कर रहा है तो इसका माइनस एफिशिएंसी, जो खाली करने वाला होता है, जो नेगेटिव काम कर रहा होता है, उसका एफिशिएंसी माइनस लेते हैं, ठीक है। अब चलिए, तीनों रिसाव जारी रहने पर दोनों नल खुले रहें, ठीक, यानी कि रिसाव भी हो रहा है, इधर नल काम भी कर रहे हैं। तो ये बताइए कि ये भरने वाले 1 घंटे में कितना भरेंगे, 6 3 9, 9 भरेंगे तो ये 2 खाली कर देगा, भाई ये 9 भरेंगे ये 2 खाली कर देगा। तो ओवरऑल कितना भराया हमारा, 9 - 2 यानी कि 7 ही भराया। भरना कितना था हमें, 54 लीटर। 1 घंटे में कितना भरा रहा है, 7 लीटर, तो बस डिवाइड कर लीजिए। तो 7 सते 49, बचा यहाँ पर 5/7, तो 7 सही, 7/5, सॉरी 5/7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 28 देखते हैं यहाँ पे। एक ट्रेन 3 घंटे तक 72 की चाल से चलती है, फिर 1.5 घंटे तक 60 की चाल से चलती है। ट्रेन की औसत चाल बतानी है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। चलिए लगाइए। तो पहले हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, बताइए यहाँ कितना डिस्टेंस चला। डिस्टेंस क्या होता है फार्मूला, स्पीड इंटू टाइम, तो 72 इंटू 3, 72 के 3 गुना, 7 × 21 और 3 दूना 6, 216 किलोमीटर यहाँ, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 15 छक्के 90, 90 हो गया, डिवाइड बाई टोटल टाइम हमें लिखना है। यहाँ 3 घंटे, यहाँ 1.5 घंटे, तो 4.5 घंटे, यानी कि 4.5 आ गया। दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा ये, 90 10 100 300, 306, है ना, ये हो गया 306, डिवाइड बाई यहाँ पर 45, है ना। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ऊपर 0 लगा लीजिए। भाई नीचे के डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 लगेगा। काटिए यहाँ पे, 9 से कटेगा क्या, कट जाएगा 9 से, 9 से ये 5 बार में कट जाएगा। 9 तियाँ 27, बचा आपका 3, तो 9 चौके 36, ठीक है, कट गया। 34 दूना 68 आ जाएगा, 68 kmph, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भाई 340 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 68 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बड़ा खतरनाक, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और सिंपल तरीका आपको बताएंगे, ध्यान से समझिए। कह रहा है 2 ट्रेनें हैं एक्स और वाई समांतर पटरियों पर चल रही हैं, पैरेलली चल रही हैं। ट्रेन एक्स की लंबाई 200 मीटर और ट्रेन वाई की लंबाई यहाँ पर 300 मीटर है। अच्छा, ट्रेन एक्स जो है 72 की स्पीड से चल रही है, ट्रेन वाई का हमें नहीं पता स्पीड, है ना। फिर यदि ट्रेन विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। यदि ट्रेनें समान दिशा में चलेंगी तो तेज़ चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को कितने समय में ओवरटेक करेगी। ओवरटेक करने का मतलब है पार करेगी कितने समय में, है ना। चलिए देखिएगा, 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, और दूसरा कंडीशन ये है कि एक इधर चल रही है तो एक इधर चल रही है, विपरीत डायरेक्शन में चल रही है ना। अब ऐसे केस में जब दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग हो तो रिलेटिव स्पीड लिया जाता है ना, रिलेटिव स्पीड। ये ट्रेन एक्स है, ये ट्रेन वाई है, ये ट्रेन एक्स है, ये ट्रेन वाई है। हमें नहीं पता है यहाँ पे कौन तेज़ चल रहा है कौन धीमा चल रहा है, हमें नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही है,
चाहे किधर से भी पार करे, चाहे ऐसे ऐसे पार करे, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में चलते हुए पार करे, चाहे उल्टे डायरेक्शन में चलते हुए पार करे, अगर पार कर रही है तो जो डिस्टेंस कवर होगा पार करने में वो होता है ट्रेन दोनों की लंबाई का सम। दोनों ट्रेन की लंबाई का सम कितना होगा? 200 और 300 यानी कि 500। यानी कि चाहे इधर से पार करे चाहे इधर से पार करे, डिस्टेंस बराबर कवर करना पड़ेगा, यानी कि 500 मीटर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पर कह रहा है कि भैया विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो 15 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या फिर हम यूँ कहें कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। विपरीत दिशा में चलेगी तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? 500 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब हमें यहाँ पे मेन चीज़ है स्पीड लिखना, लेकिन टाइम यहाँ पर दिया गया है 15 सेकंड का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बताइए यहाँ पे स्पीड क्या होगा? विपरीत दिशाओं में जो स्पीड होता है वो आपका यहाँ पर जुड़ जाता है। विपरीत दिशाओं में स्पीड जुड़ जाता है और एक ही डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होता है वो घट जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक ही डायरेक्शन में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड घट के आएगा, विपरीत डायरेक्शन में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड जुड़ के आएगा। चूँकि विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं, बोला है ना, तो 15 सेकंड लग रहा है, तो इसका मतलब जुड़ कर आएगा। तो पहले ट्रेन की स्पीड कितनी है? 72, और दूसरे का हमें नहीं पता, मतलब वाई का नहीं पता, तो वाई मान लीजिए यहाँ पे, है ना। चलिए 15 इधर आके डिवाइड होगा, 72 घट जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा अभी, है ना, रुकिएगा। ये जो था 72 आपका ये kmph में था, है ना। इस 72 kmph को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर में है ये सेकंड में है। डिवाइड करिए, चलिए देखते हैं फिर क्या होता है ना। तो ये हो जाएगा 500/15, 500/15 का मतलब 100/3 हो गया ये, है ना। 100 बटे यहाँ पर 3 हो गया, इज इक्वल टू 72 को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 72 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। किसी भी kmph वाली स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए ये किया जाता है, 5/18 से मल्टीप्लाई। अगर उल्टा करना है, मीटर पर सेकंड से kmph में जाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई। ये 4 आ गया, मतलब 20 होगा यहाँ पे, है ना। तो इसको आप डायरेक्टली 72 ना लिखिए, आप 20 लिखिए। ठीक है, यहाँ पर कितना लिख देंगे? 20 लिख देंगे। तो ये हो गया 20 प्लस आपका y, दूसरे ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी, वो भी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में कितना आ जाएगा? 20 में से इसको घटा लेंगे हम लोग, लेकिन ये तो माइनस में आ रहा है ना, ये तो माइनस में आ रहा है। नहीं भाई, माइनस में कहाँ आ रहा है? ये भाई 33 पॉइंट समथिंग होगा ना, तो 20 इधर आएगा तो घटेगा, मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो 20 3 60 60 40/3 आ गया, है ना। 40/3 यहाँ पर हो जाएगा y की स्पीड। अब इसमें सुनिए, कह रहा है कि दोनों ट्रेनें समान दिशा में चलेंगी तो तेज़ ट्रेन धीमी ट्रेन को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब हमें टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई कहीं से भी ओवरटेक करे डिस्टेंस तो उतना ही होगा। डिस्टेंस कितना है? 500, तो यहाँ हो गया आपका 500 डिवाइड बाई, हमें स्पीड लिखना है। स्पीड, अब चूंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड दोनों का घट के आएगा। पहलका का स्पीड कितना है यहाँ पे? अच्छा, बड़ा कौन होगा यहाँ पर बताइए? तो बड़ा आपका 20 होगा ना, ये वाला, ये 72 kmph मतलब 20। ठीक है, तो 20 ये है और ये 40/3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 40/3। ठीक है, दोनों को घटा लेंगे हम लोग। कितना आया? ये 3 तो पहले ऊपर जाएगा, ये 60 हो गया, 60 माइनस 40 20 आ गया, है ना। 20 3 60, 60 माइनस 40 20, तो ये ओवरऑल नीचे 20/3 आ गया, तो 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब 500 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 और डिवाइड बाई यहाँ पर 20 आ जाएगा। इसको काटा पीटी कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। 25 3 75, 25 3 कितना आ जाएगा? 75 सेकंड यहाँ पर टाइम लगने वाला है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 2 कंडीशन लेके हमने यहाँ पर किया है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर 20 लिख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों का ये वाला स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम हमने लिखा था। ठीक है, इसको हमने kmph से किस में बदला है? मीटर पर सेकंड में। ये आपका 20 जो है मीटर पर सेकंड में होगा। समझ में आई बात? आगे चलिए। ये तो बहुत आसान है ना, एकदम सिंपल सा। इसमें तृतीय अनुपात बोला है कि 5 और 10 ये 2 संख्याएं आपको दी गई हैं। तृतीय अनुपात बोला है तो तीसरे नंबर पे x मान लेंगे। द्वितीय अनुपात बोलता, मतलब सॉरी मध्य अनुपात बोलता तो बीच में x मानते। प्रथम अनुपात बोलता तो शुरू में x मान लेते। तृतीय अनुपात बोला है तो तीसरे नंबर पे x मान लेंगे। तो पहला 5, दूसरा 10 और तीसरे नंबर पे x। अगर 3 संख्याएं दी गई हैं
तो ये तीनों संख्याएं अगर समानुपातिक हैं तो बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो बीच वाले का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 किसके बराबर होगा, 5 × x के बराबर। तो ये x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 20 के बराबर। सीधा सीधा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई गई बात? ठीक है, 30 प्रश्न हमने यहाँ पे कर लिए हैं। आपको पेन फ्री सॉल्यूशन यहाँ पर करवाया गया है। हाँ, कुछ एक सवाल थे जिनमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ा है, दिमाग लगाना पड़ा है, बाकी आपको बहुत आसान से प्रश्न देखने को मिले थे। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।